ये बात मार्च 2026 की शुरुआती हफ्ते की है दोस्तों। हैदराबाद में एक लड़का स्कूटी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन गलती से उससे रेड लाइट क्रॉस हो जाती है। तुरंत ही वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा चालान कटेगा। अब ये लड़का पुलिस वालों से माफ़ी मांगता है, कहता है कि साहब गलती से मेरे से रेड लाइट क्रॉस हो गई, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते, वो कहते हैं कि तुम्हारा चालान तो कटेगा। अब बताओ ये स्कूटी किसके नाम पर है? तो वो लड़का कहता है कि ये स्कूटी मेरे नाम पर ही है। अब पुलिस वाले उसकी स्कूटी का फोटो खींचते हैं और जो फोटो खींचते हैं स्कूटी का, तो उसमें जो नंबर होता है उसे अपने मोबाइल में डालते हैं। अब जैसे ही नंबर डालते हैं तो पता चलता है कि ये स्कूटी जो है किसी अंजू नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम तो इस स्कूटी को अपनी बता रहे हो, लेकिन ये स्कूटी जो है अंजू नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब बताओ ये अंजू कौन है? अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो वो लड़का थोड़ा घबरा सा जाता है। वो कहता है कि साहब ये स्कूटी असल में मेरी नहीं है, मैंने अभी ही खरीदी है। ये स्कूटी जो है सेकेंड हैंड है, लेकिन अभी तक ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हुई नहीं है। अब जैसे ही वो लड़का ये वाली बात बोलता है तो पुलिस वालों को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो सोचते हैं कि शायद ये कहीं से इस स्कूटी को चुरा के लाया है और इसे लेके जल्दबाजी में जा रहा था और गलती से इससे रेड लाइट क्रॉस हो गई। इसीलिए पुलिस वालों को जब उसके ऊपर शक होता है तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, जिससे तुमने ये स्कूटी खरीदी है तुम उसे यहाँ पे बुला दो। अब ये लड़का उस व्यक्ति को यहाँ पे बुलाता है जिससे इसने स्कूटी खरीदी है। अब वो व्यक्ति भी वहाँ पे आ जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि बताओ ये स्कूटी किसके नाम पर है? वो कहता है कि साहब ये स्कूटी तो हमारी है। अब जैसे ही वो दूसरा लड़का भी ये वाली बात बोलता है कि ये स्कूटी हमारी है, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि ये स्कूटी जो है अंजू नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है, तुम अंजू तो हो नहीं। अब बताओ सच सच ये स्कूटी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और ये कौन है अंजू? अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो वो लड़का कहता है कि साहब अंजू जो है वो मेरी सास है और ये स्कूटी जो है उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब जैसे ही ये वाली बात आती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अब तो घर की बात है ना, तो मैं ऐसा अपनी सास से हमारी बात करा दो। तो ये लड़का कहता है कि साहब मैं अपनी सास से तो आपकी बात नहीं करा सकता, लेकिन मैं अपनी बीवी से आपकी बात करा सकता हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। अब पुलिस वाले उसकी बीवी से फ़ोन पे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है, हमें उनसे बात करनी है, ये स्कूटी उन्हीं के नाम पर है और ये लड़का कैसे लेके घूम रहा है। तो उसकी बीवी कहती है कि साहब मैं आपको क्या बताऊं, साल 2021 में मेरे पिताजी हम माँ और बेटी को छोड़ के यहाँ से हमें छोड़ के चले गए और उन्होंने कभी हमें वापस मुड़ के नहीं देखा। और जो हमारी माँ है आज से तकरीबन 10 महीने पहले वो भी हमें छोड़ के चली गई। अब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी, इसीलिए हमने ये स्कूटी बेच दी है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वालों को थोड़ा शक हो जाता है और जैसे ही शक होता है तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है। और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जो अंजू है, अंजू की हत्या आज से 10 महीने पहले कर दी गई है और उसकी हत्या करके उसकी लाश को घर के अंदर ही दफना दिया गया था। और जब कातिलों के नाम सामने आते हैं और अखबार में और सोशल मीडिया पे ये खबर छपके आती है कि अंजू की हत्या इन लोगों ने की है, तो सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों आज की कहानी इसी अंजू नाम की महिला के ऊपर है कि आखिर इसकी हत्या किसने की और हत्या करने के बाद इसी के घर के इसी के बेडरूम के अंदर इसकी लाश को दफना दिया गया। अगर ये स्कूटी नहीं पकड़ी जाती तो शायद आज अंजू की लाश को उसके घर से निकाला भी नहीं जाता। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है साल 2024 से। साल 2024 में क्या होता है दोस्तों, तेलंगाना प्रदेश का शहर है हैदराबाद और हैदराबाद में पुलिस स्टेशन लगता है जवाहर नगर और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम है भरत नगर। होता क्या है दोस्तों, भरत नगर कॉलोनी में एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ रहती है। बड़ी बेटी बालिग हो चुकी है और छोटी बेटी की उम्र महज 15-16 साल के आसपास होती है। महिला का नाम है अंजू दसारी, जिसकी उम्र लगभग 44 साल के आसपास होती है। अब होता क्या है दोस्तों, जो महिला है और जो उसकी बड़ी बेटी है जो बालिग हो चुकी है, ये दोनों जो है रोजाना ड्यूटी पे जाया करती थी। छोटी बेटी अभी नाबालिग है जिसकी उम्र 15-16 साल के आसपास है, वो घर पे ही रहती थी, घर पे पढ़ती थी और घर को संभालती थी। अब ये चीज रोजाना की थी, माँ और बड़ी बेटी रोजाना ड्यूटी पे जाती थी और छोटी वाली बेटी घर पे ही रहती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो माँ है
वो ड्यूटी पे से जल्दी से घर आ जाती है, और जब वो जल्दी घर आ जाती है तो वो घर पे एंट्री करती है। बाहर का दरवाजा खुला हुआ होता है, लेकिन अंदर एक कमरे का दरवाजा लगा हुआ होता है, और उस दरवाजे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ये महिला अंजू घर के अंदर घुसती है और दरवाजे पे कान लगा के सुन रही होती है कि अंदर से ये आवाज़ें कैसी आती हैं। उसे कुछ शक हो जाता है, इसीलिए वो क्या करती है, बाहर निकल के आती है और जो मेन गेट का दरवाज़ा है उसे बंद करती है और बगल से होके जाती है। घर की बगल में से जो खिड़की है, खिड़की में से कमरे के अंदर झांक कर देखती है कि आखिर कमरे के अंदर हो क्या रहा है। जब वो अंदर झांक कर देखती है तो वो देखती है कि उसकी जो बेटी है, जिसकी उम्र 15-16 साल के आसपास है, वो नितंग न्यूड अवस्था में होती है। उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता और उसके साथ में एक लड़का शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ये देखते ही अंजू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि उसकी 15-16 साल की लड़की शारीरिक संबंध बना रही है किसी लड़के के साथ अपने ही घर के अंदर। इसीलिए अंजू क्या करती है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देती है। थोड़ी देर में ही पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, दरवाज़ा खोला जाता है। जो लड़का है वो घबरा जाता है और उसकी जो 15-16 साल की बेटी होती है वो भी घबरा जाती है कि पुलिस अचानक से कैसे आ गई। अब जो माँ है वो कहती है कि साहब देखिए, मेरी बेटी की उम्र महज 15-16 साल है और ये लड़का आके मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इसे गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि मेरी बेटी के साथ इसने गलत काम किया है। दोस्तों, मैं लड़के का नाम बताना चाहूँगा। लड़के का नाम था मोंटी कुमार सिंह, जो कि 20 साल का था और वो ड्राइविंग का काम करता था, यानी कि वो ट्रक वगैरह चलाता था। अब लड़की की उम्र थी महज 15-16 साल, लड़के की उम्र थी 20 साल। ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। लड़की अभी बालिग नहीं हुई थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, मोंटी को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इसे जेल भेज देते हैं। अब मोंटी जो है 50 दिनों तक जेल में रहा था, लेकिन इधर जो 15-16 साल की लड़की है उसे उसकी माँ डांटती है, फटकारती है। उसकी बहन भी उसे समझाती है कि बेटा, ये जो तू कर रही है वो गलत कर रही है। इस उम्र में लोगों के मन में ये ख्याल आते हैं, लेकिन जो भी है वो गलत है। अब गलत है तो आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारी वजह से हमारा नाम खराब हो जाएगा। अब जो बेटी है वो समझ जाती है। इधर जो माँ है अंजू, अंजू क्या है, जब अपनी बेटी को ये सब चीज़ करते हुए देखती है तो वो मन ही मन में अपने पति को याद कर रही होती है। वो सोचती है कि अगर आज मेरा पति यहाँ पे होता तो मेरी बेटी ऐसे बिगड़ती ना। दरअसल दोस्तों, अंजू का पति जो है साल 2021 में अंजू को छोड़ के चला गया था और जो उसकी 2 बेटियां थीं उन्हें भी छोड़ के चला गया था। दरअसल अंजू जो है झारखंड की रहने वाली है। वो और उसका पति जो है तेलंगाना के हैदराबाद आए थे काम करने के लिए, कमाने खाने के लिए, ताकि उनका परिवार, उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन साल 2021 में अंजू के पति को एक महिला मिल जाती है, जिसके चक्कर में वो अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को छोड़ देता है और उस महिला के साथ चला जाता है और उससे शादी कर लेता है। इधर जो अंजू और उसकी 2 बेटियां हैं वो घर पे दर बदर धक्के खा रही थी। इसके बाद अंजू ने क्या किया, वो स्वाभिमानी महिला थी, उसने जो है घरों में काम करना मंजूर कर लिया। उसकी बड़ी बेटी जब बालिग हुई तो बड़ी बेटी भी एक जगह जॉब पकड़ लेती है, वो वहाँ पे काम करने लगती है। छोटी बेटी की उम्र महज 15-16 साल के आसपास थी, वो बालिग नहीं थी, इसीलिए अंजू ने उसे घर पे ही छोड़ा हुआ था। वो चाहती थी कि ये घर पे रहे, पढ़े लिखे, थोड़ी अच्छी महिला बन जाए, पढ़ लिख के, और क्या है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी पीछे से गुल खिलाएगी, किसी लड़के के साथ घर के अंदर ही शारीरिक संबंध बनाएगी। अब दोस्तों होता क्या है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मोंटी 50 दिनों तक जेल में रहता है, उसके बाद वो भी रिहा हो जाता है। अंजू समझती है कि शायद उसकी बेटी सुधर गई है, आगे से उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंजू और उसकी बड़ी बेटी जब भी घर से बाहर जाते थे तो उसकी जो छोटी बेटी है, जो कि नाबालिग थी, वो जो है मोंटी को घर पे बुला लेती थी, उस ड्राइवर को। अब ये बात है जनवरी 2025 की। जनवरी 2025 में क्या होता है, एक दिन फिर से अंजू जो है अपने घर पे जल्दी से आ जाती है और जब वो घर के अंदर जल्दी से आती है तो वही आवाज़ें उसे दोबारा से सुनाई देती हैं। घर का कमरा अंदर वाला जो है बंद था, अब वो दोबारा से बाहर से घूम के जाती है, खिड़की में से झांक के देखती है तो देखती है कि उसकी छोटी वाली बेटी उसी लड़के के साथ पूरी न्यूड अवस्था में शारीरिक संबंध बना रही होती है। अब अंजू दोबारा से बाहर का गेट लगाती है, फिर पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि देखिए साहब, मैंने पहले भी इसकी रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन ये लड़का मान नहीं रहा है। देखिए फिर से मेरी बेटी के साथ गलत काम कर रहा है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं और फिर मोंटी को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। अब माँ और बड़ी बेटी जो है छोटी वाली बेटी को समझा के हार गए थे, लेकिन छोटी बेटी समझने वाली नहीं थी। अब मोंटी जेल में था, लेकिन थोड़े समय बाद वो जेल से फिर से छूट जाता है। अब क्या होता है दोस्तों,
जो छोटी वाली बेटी है जिसकी उम्र थी 15-16 साल के आसपास, अब वो 17 साल के आसपास हो चुकी थी, यानी कि 1 साल का समय बीत गया था, 16-17 साल के आसपास हो गई थी। लेकिन छोटी वाली बेटी को जो है ये वाली बात बुरी लगती थी कि माँ जो है रास्ते का अलंगड़ बन रही है, यानी कि रास्ते का पत्थर बन रही है, और वो जो है मेरे को मेरे प्रेमी से मिलने नहीं देती। ये वाली बात छोटी वाली बेटी को भी बुरी लगती थी, और जो उसका प्रेमी है मोंटी, जो कि ड्राइविंग का काम करता है, उसे भी बुरी लगती थी। अब क्या होता है दोस्तों, तारीख थी 12 मई 2025। 12 मई 2025 को क्या होता है, जो उसकी बड़ी वाली बेटी थी जहाँ पे काम करती थी, वहाँ पे उन लोगों ने उसे रोक लिया था। उन लोगों ने कहा था कि आज काम ज़्यादा है, तुम यहीं पे रुक जाओ। अब बड़ी वाली बेटी जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे रुक गई, लेकिन जो माँ है वो रोजाना के समय से अपने घर आ जाती है, और उसे फ़ोन आता है कि बड़ी वाली बेटी आज रात को घर नहीं आएगी। अब उसको फ़ोन आता है तो ये वाली बात छोटी वाली बेटी को भी पता चल जाती है। अब जैसे ही छोटी वाली बेटी को ये वाली बात पता चलती है तो उसके मन में ख्याल घूमने लगते हैं। वो तुरंत ही मोंटी को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आज जो है दीदी घर पे नहीं आएगी, आज माँ घर पे अकेली है, और आज ही हमें अपनी माँ को रास्ते से हटाना है। अब रात के समय पे माँ बेटी खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जैसे ही ये दोनों सो जाते हैं तो जो छोटी बेटी है वो चुपचाप मोंटी को फ़ोन करती है, और फ़ोन करके मोंटी को घर पे बुला लेती है। रात का समय था, मोंटी घर पे आ जाता है, और घर पे आके ये चुपचाप से दरवाज़ा खोल देती है। देखते हैं कि माँ सो रही है। अब छोटी वाली बेटी क्या करती है, माँ के दोनों हाथों को पकड़ लेती है, और इधर से मोंटी एक धारदार चाकू लेकर आया होता है। अब उसकी माँ अंजू की आंखें खुल जाती हैं, और वो देखती है कि छोटी वाली बेटी ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, मोंटी उसके सीने पे बैठा हुआ है, और उसके हाथ में एक धारदार चाकू है। वो जैसे ही चिल्लाने वाली होती है तभी मोंटी क्या करता है, उसके गले को चाकू से रेत देता है, उसके सीने में बार बार चाकू से हमला करता है, और तब तक उसके सीने पे चाकू को घोंपता है जब तक कि अंजू की मौत नहीं हो जाती। छोटी बेटी और आशिक इन दोनों ने मिलकर माँ की हत्या कर दी थी। हत्या जब की थी तो वहाँ पे बहुत सारा खून फैल जाता है, और जब वहाँ पे बहुत सारा ब्लड फैल जाता है तो वो दोनों घबरा जाते हैं। अब ये दोनों सोचते हैं कि अब करें तो करें क्या। अब ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, पहले तो पूरे ब्लड को साफ करते हैं, वहाँ पे एक भी खून का एक बूंद का कतरा तक नहीं रहने देते, और इनके पास एक बड़ी सी पॉलीथिन होती है। पॉलीथिन में उसकी माँ की लाश को लपेट देते हैं अच्छी तरह से, ताकि ब्लड जो है बाहर ना फैले, और फिर जो बिस्तर हैं बिस्तरों में उनको छुपा देते हैं, क्योंकि ये सारा काम करते करते पूरी रात बीती जाती है, सुबह हो जाती है। बिस्तर में बेड में छुपा के उसकी लाश को मोंटी अपने घर की ओर निकल जाता है, और जो छोटी वाली बेटी है वो घर पे सोने का नाटक करती है। अब जैसे ही सुबह लगभग 8-9 बजते हैं तो उसकी बड़ी वाली बहन जो है वो घर पे आती है। घर पे आती है तो वो देखती है कि भाई माँ तो घर पे है ही नहीं। तो वो छोटी वाली बहन से पूछती है कि माँ कहाँ गई। तो वो कहती है कि दीदी मैंने सोचा जैसे आप रात को वहाँ पे रुक गई थी अपनी ड्यूटी पे, वैसे ही माँ रुक गई होगी, माँ तो आई नहीं है। अब बड़ी बेटी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो सोचती है कि शायद माँ भी नहीं आई होगी। अब वो क्या करती है, घर पे आती है, फ्रेश होती है, नहाती धोती है, अपना नाश्ता पैक करके दोबारा से ड्यूटी पे चली जाती है। अब बड़ी वाली बेटी जब ड्यूटी पे चली जाती है तो छोटी वाली बेटी अपने आशिक मोंटी को फिर से घर पे बुला लेती है। अब ये दोनों सोचते हैं कि इस लाश का करें तो करें क्या। अगर ये दोनों इस लाश को बाहर लेकर जाते हैं तो लोग इन्हें देख लेंगे और फिर ये पकड़े जाएंगे। इसीलिए ये दोनों क्या है, फैसला करते हैं कि जो माँ की लाश है उसे घर के अंदर ही दफनाएंगे। दरअसल इनके घर का जो फर्श था वो कच्चा था, यानी कि ना तो सीमेंटेड था ना ही उस पर कोई टाइल पत्थर लग रहे थे। अब ये दोनों क्या करते हैं, घर के अंदर ही गड्ढा खोद देते हैं, जिस कमरे के अंदर ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। अब वहाँ पे गड्ढा खोदते हैं, फिर लाश को अंदर दफनाते हैं, और ऊपर से मोंटी क्या करता है, सीमेंट बजरी गिट्टी वगैरह लेकर आता है और अच्छी तरह से फर्श कर देता है, जैसे कि किसी को पता ना चले। अब शाम होती है, शाम को बड़ी बहन वापस घर पे आती है, और जब घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि घर में सुबह तो मिट्टी थी, ये फर्श कैसे बन गया। तो वो छोटी बहन से पूछती है, पहले तो ये पूछती है कि माँ आई या नहीं आई, तो वो कहती है माँ तो नहीं आई। लेकिन जब वो फर्श देखती है तो छोटी बहन से पूछती है कि ये फर्श कैसे बन गया, क्या चक्कर है। वो कहती है कि मैंने जो है घर में रिपेयरिंग का काम करवा दिया, क्योंकि घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, और वो जो है घर में तारों को काट रहे हैं और घर में कपड़ों को फाड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रिपेयरिंग करा दी। अब बड़ी बहन है वो कहती है हाँ भाई करवा दी होगी, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो है माँ को फ़ोन करते हैं। माँ का नंबर जा रहा होता है स्विच ऑफ। माँ कल सुबह की निकली है, अभी तक वापस नहीं आई। दोनों बेटियों को चिंता हो रही है। अब दूसरा दिन आ जाता है, लेकिन माँ ना तो घर आती है, ना ही माँ का नंबर स्विच ऑन होता है। अब जैसे ये वाली बात होती है तो जो छोटी वाली बेटी है ना, वो बड़ी वाली बेटी से कहती है कि देखो दीदी, आप और माँ जो है
मेरे ऊपर हमेशा उंगली उठाते रहते हो। मैं मोंटी से ज़रा मिल लेती हूँ, उससे दोस्ती में बात कर लेती हूँ तो आप लोग मुझे समझाते हो, लेकिन माँ कोई दूध की धुली नहीं है। जैसे पिताजी का किसी दूसरी महिला के साथ में अफेयर था और वो जो है हमें छोड़ के चले गए, वैसे ही माँ का भी किसी के साथ में अफेयर है और माँ जो है हमें छोड़ के चली गई है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। अब हम दोनों को एक साथ रहना है। बड़ी वाली बेटी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती, लेकिन कुछ दिन बीते जाते हैं, लेकिन माँ का कोई पता ही नहीं कि माँ है तो है कहाँ, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अब बड़ी वाली बेटी भी यही मान लेती है कि शायद माँ किसी के साथ चली गई। भाई बाप भी चला गया, छोटी बहन का भी अफेयर चल रहा है, वो भी आशिक के साथ पकड़ी जा रही है, तो माँ भी शायद किसी के साथ चली गई हो। अब बड़ी बेटी बड़ी मायूस हो जाती है। अब ये दोनों बेटियां जो हैं घर में ही रहती थीं। बड़ी बेटी जो कमा के लाती थी उससे घर खर्च चल रहा था, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी कि उससे घर खर्च चल जाए। तब जाके पूरे 5 महीने बाद एक चीज़ याद आती है कि माँ ने जो है चीट फंड में कहीं पे 80,000 रुपये रखे थे। अब ये लोग वहाँ पे जाते हैं और बताते हैं कि देखिए साहब, हमारी माँ जो है कहीं गायब हो गई है, हमें छोड़ के चली गई है, अब माँ के जो पैसे थे वो आप हमें दे दीजिए। लेकिन चीट फंड वाले बोलते हैं कि देखो, जो पैसे हैं उन्हें तुम्हारी माँ ही ले सकती है, लेकिन तुम जो कह रही हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई है, घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो तुम ऐसा करो, माँ की एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो, उसकी एक कॉपी हमें ला के दे दो, उसके बाद हम देखते हैं कि तुम्हें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि साहब, मेरी माँ आज से 5 महीने पहले घर से कहीं गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। हमने फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ है। ये उनका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर भी देते हैं। पुलिस वाले उनकी माँ की पूरी डिटेल लिखते हैं, फ़ोन नंबर भी लेते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप अपने घर जाओ, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। अब पुलिस ने उस समय पे क्या किया था, क्या नहीं किया, कुछ पता नहीं है, क्योंकि माँ के बारे में पुलिस वालों ने कोई भी जानकारी घर वालों को दी नहीं थी। अब क्या होता है, अब समय और आगे गुजरने लगता है। अक्टूबर 2025 आ जाता है। ये 17 अक्टूबर 2025 को इन लोगों ने FIR दर्ज कराई थी थाने में। अब इसके बाद क्या होता है, समय और ज़्यादा आगे गुजरने लगता है। समय जब आगे गुजरने लगता है तो घर में पैसों की किल्लत थी। बेटी जो है बड़ी वाली, वो रोज़ाना ड्यूटी पे जाती थी, फिर घर पे आती थी, वो देखती थी कि छोटी बहन घर पे अकेली रहती है। अब क्या करे, माँ नहीं है तो माँ का फ़र्ज बड़ी वाली बेटी निभा रही थी। अब इसके बाद क्या होता है, जब इनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो इनकी नज़र जाती है घर में अपनी माँ की स्कूटी पर, क्योंकि माँ घर से गायब है लेकिन उसकी स्कूटी घर में ही थी। इसीलिए ये दोनों क्या तय करती हैं कि क्यों ना इस स्कूटी को बेच दिया जाए, क्योंकि हमारे तो कोई मतलब की है नहीं, माँ होती तो माँ चलाती। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, स्कूटी को बेच देते हैं। अब स्कूटी को बेच देते हैं तो उससे जो पैसा आता है उसको अपने घर खर्च में लगा लेते हैं। लेकिन इसी बीच में जो छोटी वाली बेटी है वो हो जाती है गर्भवती। अब गर्भवती हो जाती है, जो उसका दोस्त मोंटी आता था वो घर पे चुपचाप आ जाता था, क्योंकि बड़ी बहन तो ड्यूटी पे जाती थी। अब जो मोंटी है वो पीछे से रोजाना घर पे आता था, जो छोटी वाली बेटी है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और शारीरिक संबंध बनाने की वजह से ही वो छोटी वाली बेटी जो है गर्भवती हो जाती है। बड़ी बेटी को यही चिंता सताई जा रही थी कि माँ कहाँ चली गई। बड़ी बेटी को ये नहीं पता था कि जिस बेड पर बैठकर वो खाना खाती है उसके नीचे जो फर्श है, फर्श के नीचे ही उसकी माँ की लाश दफन है। उसे कुछ भी नहीं पता था। बड़ी बेटी को बस यही चिंता थी कि माँ हमें छोड़ के चली क्यों गई। छोटी वाली बेटी अपने आशिक के साथ रोजाना उसी कमरे में शारीरिक संबंध बनाती थी, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो जाती है। अब होता क्या है, जब वो गर्भवती हो जाती है तो साल 2026 जनवरी 2026 में जो छोटी वाली बेटी है वो मोंटी से शादी कर लेती है, और शादी के कुछ दिन बाद ही इन्हें एक बच्चा पैदा होता है। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है दोस्तों, जिनको इन्होंने जो स्कूटी बेची थी वो लड़का एक दिन उस स्कूटी को लेके जा रहा था, तभी वो रेड लाइट क्रॉस कर देता है। रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसे ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते हैं तो उसका चालान काटते हैं, और चालान में इस लड़की की माँ का नाम अंजू आता है, क्योंकि वो स्कूटी जो है अंजू के नाम पे रजिस्टर्ड थी। उस लड़के से पूछा जाता है तो लड़का जो है अलग अलग बातें कर रहा होता है। ट्रैफिक पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। लड़का बताता है कि मैंने तो ये स्कूटी कुछ दिन पहले ही खरीदी है। अब उस लड़के को बुलाओ। स्कूटी खरीदी थी मोंटी से। मोंटी मौके पर पहुंचता है। मोंटी कहता है कि मेरी सास की स्कूटी है। पुलिस वाले कहते हैं सास को बुलाओ। अब सास घर से गायब है। पुलिस वालों को इनके ऊपर डाउट हो जाता है, और जब डाउट हो जाता है तो पुलिस वाले जो हैं इनकी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं कि आखिर ये स्कूटी कहीं से इन्हें चुराई तो नहीं है। अब ये पता चलता है कि स्कूटी इन्होंने कहीं से चुराई नहीं है।
बेटी से बात होती है तो बेटी बताती है कि आज से 10 महीने पहले हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई थी, उसकी हमने FIR भी दर्ज की है। तब पुलिस वालों को इनके ऊपर शक होता है, और शक जब होता है तब जाके उंगली उठती है छोटी वाली बेटी की तरफ। छोटी वाली बेटी पे ज़्यादा शक होता है, क्योंकि बड़ी वाली बेटी तो ड्यूटी पे गई थी, उसने घर में फर्श भी कराया था। फर्श क्यों कराया था? क्योंकि बड़ी वाली बेटी ये सारी बातें बताती है कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था। अब सारी चीज़ें जो हैं छोटी बेटी की तरफ इशारा करती हैं, और जब छोटी वाली बेटी की तरफ इशारा होता है तब जाके इस हत्याकांड का खुलासा होता है। और जब हत्याकांड का खुलासा होता है तो पुलिस जो है छोटी बेटी और मोंटी इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, और फिर गिरफ्तार करके इनसे पूछा जाता है कि बताओ तुमने अंजू की लाश को कहाँ पे छुपाया। तब ये दोनों जाते हैं अपने घर पे अंदर वाला कमरा होता है, और उस कमरे में जमीन की तरफ इशारा करते हैं, यहाँ पे पक्का फर्श हो रखा होता है। वहाँ पे जब ये इशारा करते हैं, तारीख थी 17 मार्च 2026। 17 मार्च 2026 को मजिस्ट्रेट, पुलिस और मोहल्ले के सभी लोगों के सामने घर में गड्ढा खोदा जाता है, और जब गड्ढा खोदा जाता है तो अंजू की लाश निकलती है। लाश पूरी कंकाल का रूप ले चुकी होती है। उस लाश का कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल में भेजा जाता है, और जब उस्मानिया अस्पताल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब जाके पता चलता है कि महिला के गले को काटा गया है, इसके सीने में बार बार चाकू घोंपा गया है। इसके बाद आरोपी जो है मोंटी, जो लड़की का प्रेमी था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और जो लड़की है उसकी उम्र अभी महज 17 साल ही हुई थी, वो अभी बालिग नहीं हुई थी। इनके पास 2 महीने का बच्चा भी है। जो लड़की है उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर स्कूटी नहीं पकड़ी जाती तो शायद इस केस का खुलासा भी नहीं होता, लेकिन जब आपने कर्म किया है तो कांड भी आपके साथ होगा ही होगा। स्कूटी को पुलिस वालों ने जैसे चालान काटा तो नाम सामने आ गया, और उसकी वजह से ये सारा राज खुल के सामने आ गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जब पड़ोसियों को इस बारे में पता चला कि छोटी बेटी ने हत्या कर दी है अपनी माँ की और उसे अपने घर में ही दफना दिया है, तो पड़ोसी चौंक गए, क्योंकि छोटी बेटी के चेहरे से कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो अपनी माँ की हत्या भी कर सकती है। बड़ी बहन का भी कहना यही था कि छोटी वाली बहन जो है नॉर्मल जी रही थी, उसके चेहरे के हाव भाव कभी भी ये नहीं बता रहे थे कि माँ की हत्या हो गई है। ना उसकी आंखों में आंसू थे, ना उसके चेहरे पे कोई शिकन थी, बस वो अपने आशिक के साथ ही रहना चाहती थी, और आशिक के प्यार में आके उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए भला सोचते हैं, लेकिन आजकल के लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, 4 दिन के प्यार के चक्कर में चाहे अपनी माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, किसी की भी हत्या कर देते हैं। लेकिन हत्या करने से पहले एक भी बार सोचते नहीं है कि आखिर उनके साथ बाद में क्या होगा। इस लड़की ने अपनी माँ की हत्या कर दी। बाप बचपन में ही छोड़ के चला गया था 5 साल पहले। अब 5 साल पहले बाप छोड़ के चला गया, माँ दूसरों के घर पे काम करके इसे पाल रही थी, लेकिन इससे एक लड़का मिल जाता है, उसके चक्कर में इतनी पागल हो जाती है ये अपनी माँ की हत्या कर देती है। लेकिन अब वो लड़का जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, ये लड़की भी जेल में गई है। बालिग होती तो ये भी जिंदगी भर जेल में सड़ती, लेकिन अब 2.5-3 साल बाद छूट के आ जाएगी। क्या उसके बाद इसकी बड़ी बहन इसको अपनाएगी? वो लड़का तो जेल गया, फिर ये दर दर की ठोकरें खाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।